ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डिस्कस करते हैं हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। सबसे बहुत बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारा वो आई होता है। आई होता है और ये आई आपका क्लास 10 में आपने पढ़ लिया है। अभी हमारे सिलेबस में से इसको प्लस 2 के सिलेबस में से इसको काट रखा है, बट फिर भी आई क्या है आपके पास, क्या एस्टिग्मेटिज्म होता है, क्या बायोपिया होता है, क्या मायोपिया होता है, क्या आपके पास एस्टिग्मेटिज्म होता है, ये आप अपना एक बार पढ़ लेंगे। बाकी आपके प्लस 2 के सिलेबस से आई को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हम सबसे पहला जो आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम नाम दे करके चलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। टेक्निकल नेम है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आपका टेक्निकल नेम है, अदरवाइज ये सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है। आपके पास सिंपल जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को आप क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलता है। ठीक है, ये सिंपली अगर आप बात करके चलें कि घड़ी वाला या कोई भी आदमी जो है वो किसी चीज को बड़ा करके देखना चाहता है तो वो लेंस लगाता है, वो लेंस आपका क्या है, वो लेंस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करके चलते हैं कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या है। मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या है। एक्चुअली क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास आई है, ये आपके पास आई है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ये ऑब्जेक्ट इस आई के ऊपर कोई सर्टेन एंगल सबटेंड करती है। एक्चुअली आदमी जो है ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज जो है वो तो बता ही नहीं सकता, वो जस्ट कंपेयर करता है। कैसे भला, एक हवाई जहाज कितनी बड़ी होती है पर क्योंकि दूर है वो छोटी दिखाई देती है, नजदीक आ गई वो बड़ी दिखाई देगी। क्या उसका साइज बदल गया? साइज नहीं बदला। ऑब्जेक्ट आपकी दूर चली गई तो आपका एंगल क्या हो गया? यही ऑब्जेक्ट अगर आपकी थोड़ी सी दूर चली जाती है तो एंगल क्या हो गया आपका? छोटा हो गया। यानी इसी एंगल के ऊपर डिपेंडेंस करते हुए हमने क्या किया, हमने इसकी मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन की। और मैग्नीफाइंग पावर हम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना डिफाइन करके एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। हम जो मैग्निफिकेशन डिफाइन करके चलेंगे वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, साइज ऑफ द इमेज के कंपैरिजन में ना करके एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इस टर्म में डिफाइन करके चलेंगे। अब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो रेंज है वो है कितना, हमारी आंखों की कितनी दूर तक देखने की रेंज है, कितना दूर तक हमारी आंख देख सकती है और कितना कम से कम नजदीक देख सकती है। दूर तो हमें स्टार भी दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो आई की रेंज है वो आपके पास इनफाइनाइट है। और आप महसूस भी करते हो कि दूर का देखने में हमारी आई जो है वो मोस्ट रिलैक्स्ड पोजीशन पर है। पर अगर आप नजदीक का देखते हो तो आपकी आंखों में, अगर आप बहुत नजदीक कर दोगे तो आपकी आंखों में क्या पड़ने लग जाएगा? स्ट्रेन पड़ने लग जाएगा। इसलिए एक डिस्टेंस डिफाइन किया गया है जिसको हम क्या बोल करके चलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोल करके चलते हैं, जो ह्यूमन आई के लिए नियरली किसके बराबर है? ह्यूमन आई के लिए नियरली किसके बराबर है? 20
5 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर आप बहुत नजदीक कर लेते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो वो आपको दिखाई नहीं देती। अगर आप अपनी कॉपी को, बुक को बहुत नजदीक करके उसको पढ़ना चाहोगे, बहुत नजदीक करके पढ़ना चाहोगे, तो आप उसको इजीली नहीं पढ़ पाओगे, आपकी आंखों में अननेसेसरी स्ट्रेन आ जाएगा। तो हमारी आई की दो लिमिट है, एक तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की लिमिट है, और दूसरी लिमिट है हमारी आई की इन्फिनिटी। तो हम इन दो स्पेशल केसेस में सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करके चलेंगे। तो पहला केस क्या है मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का, हम डिस्कस करके चल रहे हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहला हम बात करके चल रहे हैं कि जो आपकी इमेज है वो कहां पर बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। फिगर बना लेता हूं मैं, बाद में फिर डिस्कस करके चलते हैं कि भाई हमारी इमेज जो है वो कहां पर बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये हमारे पास लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस, और भाई ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, सी से रिप्रेजेंट करो इसको, ऑप्टिकल सेंटर सी। Position of lens is adjusted so that image is formed at least distance of distinct vision. लेंस की पोजीशन आपकी इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि इमेज कहां पर बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वाला डिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि भाई आपके पास इमेज जो बने वो कहां पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, क्योंकि वहां पर आपकी इमेज जो है वो क्लियर होगी, उससे कम डिस्टेंस के ऊपर इमेज क्लियर नहीं होगी। आपकी इमेज कहां पर क्लियर होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर आपकी क्लियर होगी, या फिर उससे दूर। तो हमने पहली लिमिट लेनी है कि आपकी इमेज कहां पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो हमने एक ये रे डाली इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से, और इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया। एक रे स्टार्ट हुई ए से और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई अनडेविएटेड आपकी बाहर निकल गई। दूसरी रे हमने ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे हमने क्या ली बेटा, दूसरी रे हमने ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, जो रे पैरेलल जाती हैं ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद में कौन से पॉइंट से पास होती हैं, वेयर द पोजीशन ऑफ इमेज, फोकस। तो कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। लेट दिस बी द फोकस। और ये हमने इनको स्ट्रेट पीछे प्रोड्यूस कर दिया। एंड दिस इज द इमेज फॉर्म्ड ए डैश बी डैश। ये आपकी क्या फॉर्म हुई, ये आपकी फॉर्म हुई इमेज ए डैश बी डैश। कहां पर फॉर्म हुई है आपकी, ये आपकी फॉर्म हुई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, जिसको हम कैपिटल डी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर। यहां से आप देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो, ये आपके पास आई है, और जब इमेज
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी, उसने ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर बीटा एंगल बनाया। जब आपकी इमेज कहां पर बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही थी, तो एंगल कितना बना आपका, बीटा बना। किसने बनाया, ये इमेज ने। मैग्नीफाइंग पावर यहां से डिफाइन कर रहा हूं मैं, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट इमेज at I when formed at least distance of distinct vision divided by angle subtended by image at I when formed at least distance of distinct vision। ये तो आपका विद द हेल्प ऑफ लेंस उसने एंगल सबटेंड किया, पर अगर हम नेकेड आई से देखते, अपनी नंगी आंखों से देखते, नेकेड आई से देखते, तो भी उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम हमें कहां रखना पड़ता, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो ऑब्जेक्ट ने जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर थी बिना लेंस के, तो कितना एंगल सबटेंड किया, angle subtended by image at eye when formed at least distance of distinct vision divided by angle subtended by object when placed at least distance of distinct vision। Placed at least distance of distinct vision, यानी ये ऑब्जेक्ट मेरी यहां पर रखी है, अगर मैं लेंस को हटा दूं, आई की पोजीशन यहीं रखूं, लेंस को हटा दूं, तो मुझे इसको देखने के लिए कहां रखना पड़ेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो ये कहां पर पहुंच जाएगी, यहां रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं। यानी अगर लेंस नहीं होता तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट देखने के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखनी पड़ती। कहां पर रखनी पड़ती, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये एंगल क्या है मेरे पास, ये एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा। व्हाट इज दिस एंगल, अल्फा। अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हमारे को अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है कि भाई हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर m किसके बराबर आ गया है बेटा, अल्फा एंगल है A1CB1। अल्फा जो एंगल है दैट इज A1CB1, ये अल्फा एंगल है, क्योंकि A1B1 इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो अब मेरे पास m किसके बराबर आ गया, m आपका आ गया बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। m किसके बराबर आ गया हमारे पास, m विल बी इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, अल्फा। What do you think about alpha and beta? These are small angles or large angles? What you are using? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप क्या कहते हैं, डस्टर को देखने के लिए तो यूज कर नहीं रहे होगे, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने क्या यूज किया होगा, माइक्रोस्कोप यूज किया होगा। यानी जो ये ए बी साइज या ए डैश बी डैश साइज दिखाई दे रहे हैं वो इतने बड़े हैं नहीं, दे आर स्मॉल। तो स्मॉल है तो आपके पास बीटा और अल्फा जो है आपके पास स्मॉल है, एज अल्फा बीटा आर स्मॉल
अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एंड बीटा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट बीटा। अल्फा किसके बराबर है? टेंजेंट अल्फा के बराबर है। बीटा किसके बराबर है? टेंजेंट बीटा के बराबर है। तो यहां से मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट होकर के आ गई टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गई। क्या कैलकुलेट होकर के आ गई? एंगुलर मैग्निफिकेशन मेरे पास वो कैलकुलेट होकर के आ गई टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा। अब इस फिगर की हेल्प से टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा को हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी हमारी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगी फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी हमारी? या तो फोकल लेंथ होगी लेंस की, और या क्या होगा, या हमें पता है व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा जो है, टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा जो आए हमारे पास, वो किसके बराबर आए? वो आपके पास डी और एफ की टर्म में आ जाए। तो फिगर क्या कहता है? टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या है फिगर में? What is the value of tangent beta in figure? M is equal to tangent beta. What is tangent beta? Should I write it? A dash B dash upon CB dash? A dash B dash upon CB dash। वैसे तो टेंजेंट बीटा हमारा ए बी अपॉन सी बी भी था, पर हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिख करके चलेंगे टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन व्हाट? सी बी डैश। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज टेंजेंट अल्फा? A1 B1 अपॉन सी बी डैश। सी बी डैश से सी बी डैश कैंसिल हो गया, एम आपके पास बच गया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, बिकॉज A1 B1 इज इक्वल टू ए बी। यहां तक क्लियर भाई? राइट। तो क्या आ गई हमारे पास? एंगुलर मैग्निफिकेशन भी मेरे पास लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर आ गई। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी मेरे पास किसके बराबर आ गई? लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर आ गई। बताओ, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसी को दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। दोबारा से टेंजेंट बीटा डिफाइन कर रहा हूं मैं इस ट्रायंगल से। कौन सी ट्रायंगल से? ए बी अपॉन सी बी। ए बी अपॉन सी बी, सी बी लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे? एवरी डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एवरी डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो सी से स्टार्ट कर लेंगे। ए बी अपॉन सी बी डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा किसके बराबर? A1 B1 अपॉन सी बी डैश। A1 B1 अपॉन सी बी डैश। ठीक है, तो यहां से कुछ कैंसिल होता है? क्या कैंसिल हो गया? यहां से बेटा सही बात कह रहे हो आप, ए बी से A1 B1 कैंसिल हो गया। क्या आ गया मेरे पास? M किसके बराबर आ गया? सी बी अपॉन सी बी डैश, नहीं, सी बी डैश अपॉन सी बी। सी बी डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। सी बी डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। वो किससे रिप्रेजेंट होता है? V से, पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेज चल रहे हो, तो इसलिए क्या हो गया? माइनस V। और इसी तरह से ये हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया मेरे पास? माइनस U। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वही आ गई।
m इज इक्वल टू वी बाई यू। अभी भी हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट से दूर है। हमें किस टर्म में मैग्निफिकेशन चाहिए? हमें मैग्निफिकेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहां से मेरे पास, मैं दोबारा से इसको सॉल्व करके लेके आता हूं कि भाई हमारे पास 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये क्या है बेटा? मेरा लेंस फॉर्मूला। इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया v से, मल्टीप्लाइड बाई v। हमने इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? v से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ। थ्रू आउट मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? v से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 बाई वी था तो वो तो 1 बन गया, और यहां पर आपके पास क्या आ गया? v बाई यू आ गया, और यहां पर आपके पास क्या आ गया? यहां पर आपके पास v बाई एफ आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आया? यहां से मेरे पास v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ। v बाई यू किसके बराबर हो गया? v बाई यू हो गया आपके पास 1 माइनस किसके बराबर? v 1 माइनस v बाई एफ। क्या सोचा विचार कर रहे हो रक्षित? है बेटा? u से मल्टीप्लाई करते फिर हमें u पता नहीं था, और v पता है, वेयर द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, जिसको हम कैपिटल D लिख लेते हैं। u हमें पता नहीं था कि ऑब्जेक्ट रखी कहां पर है फाइनल इमेज के लिए, D के लिए, जबकि हमें फाइनल इमेज की पोजीशन पता थी कि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, इसलिए हमने इसको v से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में u दे रखा हो तो u से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जैसा कि आपने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे होंगे। तो यहां से मेरे पास m आ गया, किसके बराबर आ गया? 1 माइनस v बाई एफ। हियर v इज इक्वल टू माइनस d। यहां पर v किसके बराबर है आपका? माइनस d के बराबर है, जो कि पता है, बिकॉज वी हैव ऑब्टेन्ड द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या आ गया मेरे पास? ये मेरे पास आ गया m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई। ये आ गया मेरे पास कैलकुलेट होकर के, क्या आ गया मेरे पास कैलकुलेट होकर के? ये कैलकुलेट होकर के आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियरली दिस रिलेशन सेज दैट m इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 प्लस है। m जो है आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो डेफिनेटली मैग्नीफाइड होगी। पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, 1 पॉजिटिव, सारा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव पुट कर दिया हमने डी बाई एफ, तो आपके पास एनलार्ज इमेज है और वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और आपके पास इरेक्ट है। कैसी है? इरेक्ट है। और यहां से एक और चीज डिफाइन होती है कि भाई फॉर लार्जर एम एफ इज स्मॉल। अगर आपको मैग्निफिकेशन लार्जर चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन क्या चाहिए? लार्जर चाहिए। तो लार्जर मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास एफ क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर है? 1 प्लस डी बाई एफ। तो डी अपॉन एफ। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई, एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गई, किस चीज की? सिंपल माइक्रोस्कोप की। कब? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट least distance of distinct vision. Now we will calculate what will be the angular magnification in normal adjustment. Normal adjustment का मतलब relaxed position, relaxed position का मतलब final image is formed at infinity. Let we calculate.
सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, image is at infinity। फाइनल इमेज जो है आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहां पर बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये क्या है आपके पास? लेंस का क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। फाइनल इमेज कहां चाहिए? फाइनल इमेज कहां चाहिए? इन्फिनिटी के ऊपर चाहिए। और फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर आपकी तब बनेगी जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर रखी होगी? फोकस पर। तो ये फोकस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रख दी मैंने। ये वन ऑफ द रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विच विल गो अनडेविएटेड। एक रे आपकी कहां से गई? ऑप्टिकल सेंटर से गई, जो कि कैसे गई आपकी? अनडेविएटेड गई। दूसरी रे पैरेलल डाल करके और उसको किससे पास कर दें? फोकस से पास कर दें। क्योंकि आपको इमेज कहां पर चाहिए इस बार? इन्फिनिटी पर चाहिए, तो आपके पास दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इन्फिनिटी, और पीछे प्रोड्यूस करें तो भी इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहां पर बन गई? इन्फिनिटी के ऊपर बन गई। फाइनल इमेज को तो आप इन्फिनिटी के ऊपर ले जा सकते हो, बट अगर ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से देखोगे तो उसको इन्फिनिटी पे ले जा करके नहीं देख सकते, उसको तो अपने नजदीक ही रखना पड़ेगा। यानी दैट मस्ट बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये मैं और बना देता हूं, A1 B1, और ये मेरे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये तो फाइनल इमेज ने एंगल बनाया बीटा, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अल्फा। तो हमारे पास व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर इज अगेन व्हाट बेटा? m is equal to beta by alpha. What is beta? Angle subtended by image when formed at infinity. What is alpha? Angle subtended by object when placed at least distance of distinct vision. Can you calculate? Will you reach to the final expression? Try. उसी तरह से अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल। अल्फा और बीटा क्या है आपके? स्मॉल है। अल्फा और बीटा जो है आपके क्या है? स्मॉल है। तो अल्फा बीटा आपके स्मॉल है, तो बीटा कन्वर्ट हो गया किसमें? टेंजेंट ऑफ बीटा में, और अल्फा कन्वर्ट हो गया किसमें? टेंजेंट ऑफ अल्फा में। बीटा कन्वर्ट हो गया टेंजेंट बीटा में, और अल्फा कन्वर्ट हो गया आपका टेंजेंट ऑफ अल्फा में। और अब यहां तो हमारे पास कंफ्यूजन ही नहीं है बीटा का, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है जो बीटा को डिफाइन कर रही है। पिछली बार तो आपके पास दो ट्राइंगल थे जहां से बीटा डिफाइन हो रहा था, इस बार तो आपके पास एक ही ट्राइंगल है जिससे आपका बीटा डिफाइन हो रहा है। करो कंप्लीट, बैठ जाते हो।
You should reach the result d by f. Right? You should reach at the result d by f. भाई सीधी सीधी बात है, टेंजेंट बीटा किसके बराबर है? टेंजेंट बीटा आपका ए बी अपॉन सी बी, और टेंजेंट अल्फा आपका किसके बराबर है? ए वन बी वन अपॉन सी बी वन। ए वन बी वन से ए बी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों ही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या बन गया मेरे पास? मेरे पास बन गया सी बी वन डिवाइडेड बाई सी बी, दैट इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई माइनस एफ। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपके पास किसके बराबर आ गई? डी बाई एफ के बराबर आ गई। तो विच इज द बेटर अरेंजमेंट टू यूज द सिंपल माइक्रोस्कोप? वेदर द इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन और formed at infinity. What is the better configuration? Least distance of distinct vision. क्यों? क्योंकि अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर है 1 प्लस डी बाई एफ, और अगर इन्फिनिटी पर है तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर है डी बाई एफ। विच इज ग्रेटर? कौन सी ग्रेटर है? 1 प्लस डी बाई एफ। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में इन जनरल अगर आप बात करके चलेंगे तो आपके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बेटर होगी? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बेटर होगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ नेक्स्ट लेट वी स्टार्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम क्या डिस्कस करके चलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करके चलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हम डिस्कस करके चले। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है? देयर आर टू लेंसेज। दूसरा बाद में बनाएंगे, नहीं तो फिगर प्रॉपर नहीं बनेगा। दो लेंस हैं, एक लेंस और है आगे, हल्का सा मैं बना देता हूं पहले, फिर इस रे डायग्राम को बाद में कंप्लीट कर लेंगे। दो लेंसेज हैं, दोनों का एक्सेस सेम है। कैसे हैं? कोएक्सियल है। अगर मेरे पास इधर ऑब्जेक्ट रखी जाती है और इधर स्मॉलर फोकल लेंथ वाले पर ही ऑब्जेक्ट रखी जाती है, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और इसको बोलते हैं आई लेंस। इससे आंख टच करके यूज की जाती है। हम यूज करेंगे जब लैब स्टार्ट हो जाएंगी तब। इन दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। अगर हम इमेज की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है वो आपकी डिस्प्लेस होगी। मतलब यू क्या होगा? आपका चेंज होगा। यू को चेंज करके आप इमेज की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
और क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स एंड दे दो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स विल बी डेफिनेटली नियर टू अस, तो उनके डिस्टेंस को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यानी माइक्रोस्कोप से अगर कोई स्लाइड देखनी है तो वो स्लाइड हमारे पास ही होगी, उसके ऊपर माइक्रोस्कोप को फिट करके और ट्यूब को ही ऊपर नीचे किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फिक्स डिस्टेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ स्लाइटली लेस देन आई लेंस है, हैं दोनों स्मॉल लेंस। ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ भी स्मॉल है, आई लेंस की भी स्मॉल है, पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लिटिल बिट लेसर देन आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ लिटिल बिट ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव है। अपर्चर भी, इसके बड़े अपर्चर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। ऑब्जेक्ट क्योंकि बहुत स्मॉल है तो बड़े अपर्चर की जरूरत नहीं है, और इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल है। इसका अपर्चर लिटिल बिट ग्रेटर, अपर्चर से मतलब समझे तो ये वाला साइज, अपर्चर का फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं ये दो लेंस बना दूं और आपको ये कहूं कौन से की फोकल लेंथ ज्यादा, तो कोई गारंटी नहीं है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा और इसकी कम हो, कोई गारंटी नहीं है। अपर्चर का कोई लेना देना नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है अपने को। तो क्या देखना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मैं ये आपको कह करके चलूं, अगर ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है तो दोनों की फोकल लेंथ बराबर होगी 1/r1 - 1/r2 के फॉर्मूले से। तो यहां पर क्या आया मेरे पास, पहले इसका रे डायग्राम पूरा करते हैं ऑब्जेक्टिव। Object is placed little bit away from focus. ऑब्जेक्ट जो है that is placed little bit away from focus. और अगर ऑब्जेक्ट जो है अवे फ्रॉम फोकस होगी तो डेफिनेटली आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो आपके पास इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है, पर अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है अवे फ्रॉम फोकस हो तो आपके पास रियल इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी, बना देते हैं। One of the ray passing through optical center, let optical center here is represented by C1. मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर यहां पर किससे रिप्रेजेंट हुआ, C1 से रिप्रेजेंट हुआ। This is the ray parallel to the principal axis. ये आपके पास रे है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। passes through the focus after refraction। कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है रिफ्रैक्शन के बाद, और ये आपके पास A1 पॉइंट आ गया और ये आपके पास B1 पॉइंट आ गया। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब वन मोर लेंस, दिस इज आई लेंस, जिसके साथ हम यहां पर आई टच करके चलेंगे। जहां पर हम आई टच करके चलेंगे और फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी, हमने इसको सेट किया हुआ है। कहां के लिए सेट किया हुआ है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन, तो वापस ये मेरे पास C2, this is one of the ray, this is one of the ray, और एक और रे कोई भी मान लेते हैं, एक और रे कोई भी मान लेते हैं, इसको ही प्रोड्यूस करते, चलो कोई भी मान लेते हैं, आपका एवज में हो कि नहीं हो, और थोड़ी सी डाइवर्स डाल करके और इसको पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। This is the position of final image. This is B2 A2. ये आपके पास फाइनल इमेज की पोजीशन है। कहां पर बनाई हमने ये? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। Now how I define angular magnification of this? How I define angular magnification for this? M is equal to y beta divided by alpha. What is beta? Angle subtended by image when formed at least distance of distinct vision. बीटा किसके बराबर? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी ये तो बीटा हो गया मेरा। दिस इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा? तो ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर लेकर के आना पड़ेगा। हमने ये डिस्टेंस मान रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहां पर हमारे पास आई है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर पहुंची ए डैश बी डैश, दिस इज अल्फा। ये हमारे पास ए डैश बी डैश, और ये क्या हो गया मेरे पास? अल्फा। चलो, इफ एंगल्स आर स्मॉल टेंजेंट बीटा इज बीटा एंड टेंजेंट अल्फा इज अल्फा। फिगर की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एवरीबॉडी विल प्रैक्टिस फिगर, कम से कम 2-2 3-3 बार आप फिगर की प्रैक्टिस करेंगे। What is tangent beta? Tangent beta I am writing A2 B2 upon C2 B2. टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा क्या लिखे भाई हम? टेंजेंट बीटा लिख देते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C2 B2। ये अल्फा की डेफिनेशन होगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C2 B2। तो अब हमारे पास क्या आ गया? कैंसिल होता है कुछ? C2 B2 से C2 B2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया A2 B2 डिवाइडेड बाई AB।
ए डैश बी डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ए डैश बी डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। A2 B2 डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई A1 B1 डिवाइडेड बाई A1 B1, कुछ नहीं किया, A1 B1 से मल्टीप्लाई कर दिया और A1 B1 से डिवाइड कर दिया। A1 B1 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और A1 B1 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया A1 B1 अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाई A2 B2 अपॉन A1 B1। आर दीज एनी स्पेसिफिक टर्म्स? क्या ये कोई स्पेसिफिक टर्म्स हैं? व्हाट इज A1 B1? इमेज कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। A1 B1 क्या है? A1 B1 क्या है? इमेज कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। और AB क्या है? ऑब्जेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। तो दिस शुड बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एम नॉट क्या हो गया आपका? मैग्नीफाइंग पावर हो गया। किसका मैग्नीफाइंग पावर हो गया? ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइंग पावर हो गया। इसी तरह से व्हाट शुड बी A2 B2 अपॉन A1 B1? A1 B1 is object corresponding to eye lens, object corresponding to eye lens, और A1 A2 B2 is image। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ME। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस U नॉट के बराबर है और ये वाला डिस्टेंस V नॉट के बराबर है। U नॉट क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस। और V नॉट क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज कितनी दूर बनी, वो V नॉट है। तो व्हाट इज M नॉट? एज M नॉट इज इक्वल टू V बाई U, दैट इज इक्वल टू V नॉट बाई माइनस U नॉट। कितने लोगों को समझ में आया? मैग्नीफाइंग पावर किसी भी लेंस की किससे डिफाइन करते हैं हम? V बाई U से। पहले सॉल्व कर दिया। तो यहां पर V किसके बराबर है? V नॉट के बराबर है। और U किसके बराबर है? U नॉट। पर कैसे लिया? राइट। एंड व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस? यहां पर किसका डिस्टेंस पता है? ऑब्जेक्ट का पता है या इमेज का पता है? यहां पर किसका पता है? इमेज का पता है। तो वो मेरे को ME क्या यूज करके चल लू मैं? 1 प्लस D बाई एफ। M आपका किसके बराबर? 1 माइनस V बाई एफ और V इज इक्वल टू माइनस D। भाई मैग्नीफाइंग पावर हमने क्या निकाली? आती है याद? M जो है वो हमारे पास 1 माइनस V बाई एफ के बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? V से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहां पर V किसके बराबर है? D के बराबर है। तो हमारे पास ME किसके बराबर हो गया? 1 प्लस D बाई एफ। E लिखो तो बेटर है। क्या लिखो? FE लिखो तो बेटर है। तो व्हाट इज द कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर? M किसके बराबर हो गया? V नॉट डिवाइडेड बाई माइनस U नॉट 1 प्लस D बाई FE। भाई M नॉट की वैल्यू तो किसके बराबर आ गई? V नॉट बाई माइनस U नॉट के बराबर। और ME की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 प्लस D बाई FE। अब इस यहां पर हमें U नॉट तो हो सकता है पता हो, पर V नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ। तो उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर दे?
कि भाई हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, u/v माइनस 1 इज इक्वल टू u/f। तो यहां से मेरे पास u/v आ गया, किसके बराबर आ गया? 1 प्लस u/f। तो यहां से मेरे पास v/u आ गया, किसके बराबर? f अपॉन f प्लस u। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर होगी m मेरे पास किसके बराबर होगी? f नॉट डिवाइडेड बाई f नॉट माइनस u नॉट और 1 प्लस d/fe। नहीं आया समझ में? ये माइनस कहां से आ गया? f अपॉन f प्लस यू है ना, तो u की जगह आप अगर u नॉट पुट करोगे तो वो हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। वो क्या लेना पड़ेगा? हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुई हमारे पास वो मैग्नीफाइंग पावर ये आ गई। ठीक है बेटा, एक इस फार्मूले से एक हम नया फार्मूला लिखते हैं, m इज इक्वल टू एल बाई एफ नॉट 1 प्लस d/fe। और ये यूज नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते वक्त ये फार्मूला कभी भी यूज नहीं करना। ये केवल तब यूज करना है जब एल दे रखा हो, नहीं तो केवल और केवल ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करना है, यूज करना है। एल क्या है? दिस इज एल, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। और ये फार्मूला कब है? इफ u naught is nearly equal to f naught and v naught is nearly equal to l। u naught किसके बराबर हो? नियरली किसके बराबर हो? f naught के बराबर, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट अवे फ्रॉम फोकस। तो इमेज जो है, और ये आपके पास v naught आपका क्या है? l के बराबर है। तो यहां से ये दोनों चीजें जस्टिफाई है। मैग्नीफाइंग पावर कब ज्यादा होगी? मैग्नीफाइंग पावर तब ज्यादा होगी जब एफ नॉट स्मॉल होगा और एफ ई भी स्मॉल होगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में एफ नॉट स्मॉल होना चाहिए या फिर एफ ई स्मॉल होने चाहिए, दोनों स्मॉल होने चाहिए। बट अगर एक दूसरे को कंपेयर किया जाए तो एफ ई इज लिटिल बिट ग्रेटर देन एफ नॉट, राइट? व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट? मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट कितनी होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए? मैं डायरेक्ट लिखूं, आप मेरे को बताओ किस किस को समझ में आ गई? नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा? फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। फिर जब हम आई लेंस वाली मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, वो 1 प्लस d/fe कैलकुलेट होने की बजाय क्या कैलकुलेट हो जाएगी? d/fe कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मेरे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपके पास कैलकुलेट होकर के आ गया। दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट और करते हैं, कोई बात नहीं, आदत बना लो, अब तो मजबूरी होगी। है बेटा?
छोटा सा आसान सा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। और हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। मोटी सी बात है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल बी यूज्ड टू सी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं, क्या आप उसको यू चेंज कर सकते हो? उसका यू चेंज, तो इमेज की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेंस की फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। भाई टेलीस्कोप में तो हमने लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कोई नहीं किया, हमने दोनों लेंसेज के बीच में फिक्स डिस्टेंस कर दिया। अगर दोनों लेंसेज के बीच में फिक्स डिस्टेंस है तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या है? फिक्स है। पर अगर हमें इमेज की पोजीशन को बदलनी थी तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल करके इमेज की पोजीशन को बदल दिया। पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो वहां पर अगर आपको ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन बदलनी है तो यू हैव टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। और फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम अगर आप चेंज करते हो तो नाउ अब की बार क्या होगा आपका? अब की बार आपका द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस कैन बी चेंज्ड। क्या किया जा सकता है? वो एडजस्ट किया जा सकता है। तो व्हाट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैव, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैव एन ऑब्जेक्टिव, और जितना ज्यादा इसका अपर्चर हो सके उतना ज्यादा, और फोकल लेंथ भी लार्ज है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ भी लार्ज है और अपर्चर भी लार्ज है, दोनों चीजें लार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव ने, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव ने इमेज बना दी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी आपकी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और कहां पर बनेगी? फोकस पर। ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है, ये C1। और टेलीस्कोप को हम आमतौर पर नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही यूज करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूज करते हैं, यानी फाइनल इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और ये छोटा लेंस होता है, दिस इज आई लेंस। ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, और अपर्चर के भी बड़े की जरूरत नहीं है, स्मॉल अपर्चर से काम चल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर रखी है तो उससे इमेज छोटी ही बनेगी, तो थोड़े अपर्चर से भी काम चल जाएगा। इन्फिनिटी, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अट आई लेंस।
ये इंसिडेंट रे है, ये रे अगर यहां भी गिरेगी, अगर यहां पर अल्फा एंगल बना रही है तो यहां भी अल्फा ही बनाएगी, क्योंकि पैरेलल जाएगी वहां भी, और पैरेलल जाएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, अल्फा ही रहेगा वो। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो आई के ऊपर अल्फा एंगल बन गया, और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा। ये आपके पास फाइनल रेज है, ये एंगल बीटा होगा। अगेन व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, एम क्या होगा, एम क्या होगा, डेफिनेशन इज सेम, बीटा बाई अल्फा। व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा? बीटा is angle subtended by image to the angle subtended by object. Now both are at infinity. इमेज भी कहां पर है, इंफिनिटी पर है, और ऑब्जेक्ट भी कहां पर है, इंफिनिटी पर है। सॉल्व करके बताओ कितना आया, सॉल्व करके बताइए कितना आया। How many of you reach at this result? शशिन पहुंच गया। एफ नॉट इज द मैग्नीफाइंग पावर, नहीं, एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। भाई ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, और अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी आपकी किसके ऊपर होनी चाहिए, फोकस के ऊपर होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस तो किसके बराबर हो गया, एफ ई, और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, एफ नॉट। एक आपके पास एफ ई हो गया, दूसरा आपके पास क्या हो गया, एफ नॉट हो गया। तो आपके पास ये आपके पास अगर एंगल स्मॉल है तो टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा अगर आपके पास आता है तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर हो गया, टेंजेंट बीटा हो गया आपके पास ए बी अपॉन सी टू बी, और ये हो गया मेरे पास ए बी अपॉन सी वन बी। भाई बीटा इस ट्राइंगल से डिफाइन हुआ, और आपके पास अल्फा आपका इस ट्राइंगल से डिफाइन हुआ। ठीक है, तो यहां से आपके पास ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, सी वन बी डिवाइडेड बाई सी टू बी, सी वन बी इज एफ नॉट, और सी टू बी इज माइनस एफ ई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, length of telescope in normal adjustment, टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट में, डेफिनेटली एफ नॉट प्लस
एफ ई क्या होगी आपके पास एफ नॉट प्लस एफ ई। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, मैग्नीफाइंग पावर दे दी, लेंथ दे दी, दो वेरिएबल दे दिए, दो कैलकुलेट करना है। तो आपके पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन आपके पास ये है, दूसरी रिलेशन आपके पास ये है। आप इनसे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा।